अभी तक मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं कि क्या सिलेबस होता है एनडीए, सीडीएस, एफकेट और एमएनएस में, किस तरह से लास्ट वीडियो में हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे कि हमें केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। बहुत लिमिटेड सिलेबस में मैंने जो है इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, और मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से करते हैं तो आप जब पेपर दे के आएंगे तो आप कहेंगे नहीं सर मुझे इसका बेनिफिट मिला है, मुझे इसका फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं कि हमें केमिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। अगर आप पहुंच जाते हैं हाई स्कूल में तो कम से कम हाई स्कूल के में बात करें तो 10 से 15 चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका जो है 9th 10th मिला करके रहा है। अगर कह दें इंटर में आ जाते हैं तो 11th 12th मिला करके केमिस्ट्री के 35 चैप्टर आपने पढ़े हैं, 35 चैप्टर आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम उस सिलेबस को आपको 6 से 7 चैप्टर में खत्म कर देंगे। अगर आपने अच्छे से कर लिया उसको तो आपको केमिस्ट्री जब पेपर करेंगे तो बड़ा ही कंफर्टेबल महसूस करेंगे। बात समझ रहे हैं हमारी ना। तो पहले देख लें क्या क्या सिलेबस उसमें आता है। सबसे पहले देख लीजिए ठीक है, सबसे पहले क्या आता है कि हम पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल जो चैप्टर हमारा है, क्लासिफिकेशन जो भी आप इसको कह सकते हैं, तो ये जो चैप्टर है मैं ये मानता हूं, मेरा जो मानना है, ठीक है, अगर जिसको पीरियोडिक टेबल अच्छे से क्लियर हो गया है सब कुछ तो 60% केमिस्ट्री उसको समझ लो आ गई भैया। 60% केमिस्ट्री मेरा मानना है भैया, औरों को नहीं पता, मुझे पता है कि अगर आपको पीरियोडिक टेबल क्लियर हो गया, पीरियोडिक टेबल मतलब खाली टेबल की बात नहीं कर रहे, इस चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए 60% केमिस्ट्री को समझ सके हैं, समझ चुके हैं कि क्या होता है, कहाँ क्या होता है, कब घटता है, कब वैलेंसी प्लस होगी, कब माइनस होगी, कब नॉन मेटल होगा, कब मेटल होगा, कब हेलोजन होगा, कौन हाईली रिएक्टिव होगा, कौन लेस रिएक्टिव होगा, क्यों ये लिक्विड है स्टेट में है, क्यों ये सॉलिड स्टेट में है, क्यों ये गैस स्टेट में है, ठीक है, क्या इसका यूज है, ये सब कुछ आप समझ जाएंगे। लेकिन क्या समझना पड़ेगा आपको? पीरियोडिक टेबल समझना पड़ेगा उसके लिए। जब ये समझ जाएंगे तो सब कुछ आपको लगेगा, मतलब कॉन्सेप्ट यही है, बेस यही है, पीरियोडिक टेबल ही है भैया, वही 119 एलिमेंट हैं और कोई अलग थोड़ी ना है, उसी को घुमा घुमा के तुमको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और केमिकल लोचा दिमाग में हो रहा है कि हो क्या रहा है बहुत लोगों को, ठीक है ना। तो केमिकल लोचा जो हो रहा है उसी को खत्म करने का, केमिकल लोचा ना हो, बढ़िया से हमको चीजें समझ में आ जाए। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको अच्छे से आ गया तो 60% सिलेबस समझ लीजिए आपका, आप केमिस्ट्री में 60% चीजें आपको समझ में आ गई हैं। फिर आता है हमारा दूसरा चैप्टर, पहला हमने इसको ले लिया है, दूसरा लिया है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट जो दूसरा चैप्टर हमने लिया है, इसमें हमने एसिड के बारे में सारा सब कुछ, बेस के बारे में, एसिड क्या होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूजेस क्या है, बेस क्या है, सॉल्ट की बात करेंगे, सॉल्ट क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, सॉल्ट के भी इस केमिकल रिएक्शन इसमें जानना नहीं पढ़नी हमको, बस उसके बारे में थोड़ा सा हमको जानना है। अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़नी हमको, ये नहीं रिएक्शन बनाना है हमको, आईयूपीएससी नेम या फिर क्या कहते हैं, क्या उससे कहते हैं आईयूपीएससी नेम हमसे पूछा जाए, या फिर कन्वर्जन है, बिल्कुल नहीं, कन्वर्जन नहीं है, आईयूपीएससी नहीं है, ठीक है, ये सब चीजें नहीं है आपको, ठीक है। रिएक्टेंट पता प्रोडक्ट नहीं, ये भी नहीं, रिएक्शंस बहुत अप्लाइड केमिस्ट्री हमें यहाँ पढ़नी है, जो बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट, इसमें हम जो है जैसे सॉल्ट में बात कर लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता है भैया सॉल्ट जैसे जितने प्रकार के सॉल्ट हैं, जैसे ना ब्लीचिंग पाउडर, अब ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम भैया ब्लीचिंग पाउडर का भैया फॉर्मूला लिख लेते हैं CaOCl2, CaOCl2। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो केमिकल नेम ब्लीचिंग पाउडर का भैया हो जाएगा केमिकल नेम। तो कुछ लोग केमिकल नेम है नहीं बता पाएंगे, 4 ऑप्शन दिया है वो भी नहीं क्लियर कर पाएंगे। अभी कई बुद्धिजीवी होंगे इसमें कि इसका हम पूछेंगे केमिकल नेम क्या है, वो भी नहीं बता पाएंगे। अच्छा ठीक है, आप लोग जो है कमेंट करके बताइए जरा इसका केमिकल नेम क्या है, ठीक है। अभी कुछ लोग जो है नेट पर सर्च करना चालू कर देंगे और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 12 साल से, ठीक है। अब देखो तो केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, क्या नाम इसका,
कैल्शियम ऑक्सी OXY क्लोराइड, इसका केमिकल नेम है। ठीक है, घर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, अब जो इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर है, मुझसे पूछेंगे ये नाम क्या सर जी, तो मैं इसको कहता हूं घर का नाम है। क्या नाम है इसका? घर का नाम है इसका, ब्लीचिंग पाउडर घर का नाम। केमिस्ट्री में कहते हैं कॉमन नेम, केमिस्ट्री में कहते हैं कॉमन नेम, और हरीश शर्मा कहते हैं घर का नाम, घर का नाम कहते हैं। क्यों सर जी घर का नाम क्यों कहते हैं? तो घर का नाम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हाई स्कूल की मार्कशीट है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जैसे तुम्हारा मैंने मार्कशीट देखी, तुम्हारा नाम फलाने है बता दूंगा मैं, लेकिन तुम्हें घर में क्या बुलाया जाता है वो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब तक मैं तुम्हें जानूंगा नहीं, मैं तुम्हारे घर का नाम नहीं जान पाऊंगा। तो जैसे मान लीजिए आपका कोई क्लोज फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, पड़ोस में रहता है, आप उससे मिलते जुलते रहते हैं, तब ये नाम पता होगा, तब ये नाम पता होगा ब्लीचिंग पाउडर। कहना ये चाहता हूं कि इसका नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये तो मैं बता दूंगा क्योंकि मार्कशीट देख करके, लेकिन ब्लीचिंग पाउडर तभी बता पाओगे जब इससे मिलोगे 2-4 बार, इनको देखोगे, मिलोगे, इनसे दोस्ती करोगे, तब तुम ब्लीचिंग पाउडर बता पाओगे। ऐसे नहीं बताओ। तो ब्लीचिंग पाउडर आपको याद करना है, इनसे मिलना है। तो घर का नाम इसलिए है कि घर, अपने दोस्त के घर का नाम तभी बता पाते हो जब उससे 2-4 घनिष्ठ दोस्त होता है, पक्का दोस्त है। और जो ऐसे मिलने उलने वाला है, स्कूल में मिलते हो घर में नहीं मिलते, उसका घर का नाम तुम्हें नहीं पता होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर खाली इसको देख के मैं नहीं बता सकता हूं जब तक मैं 2-4 बार इससे मिला नहीं हूं। इसके बाद भैया इसका यूज पता होना चाहिए, कहां पे इसका इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर का। अब जैसे मुझे क्या पता है, तो ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए, कपड़ा ब्लीच करने के लिए, जितने भी क्लोथ होते हैं उसे ब्लीच करने के लिए, पेपर जो है पानी को साफ करने के लिए, पानी के डिसइंफेक्टेंट को खत्म करने के लिए। हमने 2-3 दिमाग में था, बता दिया तुमको, और खुजली करोगे और याद आएगा बता दूंगा। लेकिन इसका मतलब मैं यहां ये बताना चाहता हूं, मेरा बस ये बात तो समझिए इसी एग्जांपल से मैं कहना क्या चाहता हूं कि हरीश सर ने बता दिए 2 यूज बता दिए 3, तो तुम पढ़ते हो कहीं तुम्हें यूज मिलता, तुरंत खोला आपने यूज वहां पे लिख लिया। ये होता है नोट्स। मैं अगर पढ़ाऊंगा तो बहुत ज्यादा मैं उस कंटेंट को मैं तुम्हें 40% बता पाऊंगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो नोट्स कब तैयार होगा कि जब सर ने यूज बताया, मतलब यूज से क्वेश्चन आते हैं, तो तुमको कहीं यूज मिला, तो प्रैक्टिस सेट में कहीं भी आगे क्वेश्चन आए या प्रीवियस ईयर, तुरंत खोला ब्लीचिंग पाउडर में एक यूज और ऐड कर लिया। ये होता है नोट्स। जो बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको सबको पता है। तुरंत मैं जब एक्सप्लेनेशन कर रहा होता हूं या प्रैक्टिस से डिस्कस कर रहा होता हूं तो बता देता हूं भैया ये ऐड कर लो उसमें, ठीक है। कोई 10 एग्जाम्पल दिमाग में नहीं बैठे हुए हैं, सीधी सी बात है। बात समझ रहे हमारी? तो ये, तो इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का कॉमन नेम, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम, ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल, ये आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा भैया, इससे ज्यादा इसमें आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया। तो सॉल्ट जितने हैं, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसके बाद वॉशिंग सोडा हो गया, ठीक है, वॉशिंग सोडा हो गया, उसका केमिकल नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है, कहां इस्तेमाल किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक लाइम हो गया, ठीक है, कास्टिक सोडा हो गया, कास्टिक पोटैश हो गया। फार्मूला अब कह दिया जाए कि लिख दिया जाएगा भैया, कास्टिक पोटैश का मोलर मास बताओ, कास्टिक पोटैश का मोलर मास बताओ, क्वेश्चन आ गया। अब कुछ लोग हैं उनको यही नहीं पता कास्टिक पोटैश किसको कहते हैं, यही नहीं पता, तो मोलर मास कहां निकाल पाओगे उसका, नहीं निकाल पाएंगे भाई आप। अब कास्टिक पोटैश जब आपको दिया गया है तो कास्टिक पोटैश को जरा बताइए इसका फार्मूला क्या है, कमेंट करके जल्दी से। तो कास्टिक पोटैश को कहते हैं भैया KOH। अब KOH का मोलर मास आ गया भैया, तो KOH का मोलर मास अभी पता होना चाहिए। पोटेशियम का होता है एटॉमिक मास 39, ऑक्सीजन का हो जाएगा भैया 16, हाइड्रोजन का हो जाएगा 1। 39, 1 40, 10 50 और 6 56, 56 हो जाएगा इसका मोलर मास KOH का। पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 ऐड कर दिया। सबसे पहले इस सबको पढ़ने से पहले एक चीज और बता देना, देखो धीरे धीरे याद आता चला जा रहा है
कि आपको इंटर में जो है या 11th में है 1 से 30 तक का नंबर का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये क्लियर नहीं तो फिर दिक्कत होगी भैया, ये जान लीजिए, इसको क्लियर करना है। कम से कम 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो याद ही कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारा फायदा आपको मिलने वाला है इस चीज से। तो यहाँ पे ये आ गया एटॉमिक मास, ठीक है। अभी मैं बहुत सारी चीजें बता सकता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आता है। एक चीज और ध्यान लीजिए, जैसे मैंने आपको सिखाया कि QH का ये हो गया, एटॉमिक मास हमको निकालना सिखा दिया गया, तो कहने का मतलब अब कुछ घुमा के पूछ सकता है आपसे। क्वेश्चन यही रहेगा, मैं सब कुछ बताया हूं, घुमा के पूछेगा और आप फेल हो जाएंगे। क्यों? आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ऑफिसर भैया ये मिशन पे जाना है, मिशन में करना क्या है वो ऑफिसर डिसाइड करेगा, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। वहां की क्या सिचुएशन आपको डिसाइड करना, उस अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा दिया। अब वहां पे जब जाना तो घुमा के आ रहा, तो अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। वहां पर आप वो नहीं है सिपाही, गोली दाग दो और तुम गोली दाग दे चलो, अपने अधिकारी के नहीं पूछा अधिकारी ही मेरा क्यों गोली दगवा रहे हैं, वो सीधे दाग देता है बस। लेकिन जो ऑफिसर होता है वो क्या सही है, क्या उसके प्रॉन्स कौन सा उसको समझता है, उस सिचुएशन को मैंने बताया, प्लान हुआ, डिस्कस हुआ, ये जाना है वहां पे अटैक करना है, मार के चले आना है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिचुएशन ये हो गई कि 2 घंटे में आना है सब करके, और तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे समय लगेगा वहां पे, तो अपने हिसाब से डील करना है उस चीज को, वहां पे ये होता है। तो सेम यहां भी भैया ये अप्लाई करना है कि पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। वहां पे CSO4.2H2O कर दिया गया है, इसका मोलर मास बता रहा, मोलर मास बताइए। और तुमको वहां पे दे दिया गया CSO4 हाफ H2O। अब तुम इसका निकाल दिए, इसको कंफ्यूज हो जा रहे हो, तो वाटर को हाफ कर देना, बात खत्म हो गई। 2 लग गया है, सर ने ये सिखा रही है कहां से आ गया, तो ये कंफ्यूज नहीं होना इस चीज को लेकर के, ठीक है ना। तो कैसे क्या करना ये हो गया एसिड बेस सॉल्ट। तीसरा चैप्टर मेटल, थोड़ा सा मैं रफ कर दे रहा हूं इसको, मेटल एंड देयर कंपाउंड। मेटल एंड देयर कंपाउंड, मेटल पीरियोडिक टेबल में कितने मेटल हैं वो, और उनके सारे कंपाउंड, उनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। बस मेटल कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं, उनके क्या क्या इस्तेमाल है, यूज बस। चौथा नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड। भाई यही तो केमिस्ट्री है, जो मेटल है, नॉन मेटल, जितने नॉन मेटल है, जितने अधातु हैं और उनसे बने जितने कंपाउंड हैं, कौन कौन से अधातु हैं, उनके कुछ विशेष गुण और उनके बने कंपाउंड और उनका इस्तेमाल, बस कुछ नहीं पढ़ना है उसके अलावा। आ जाइए नेक्स्ट। फिर आ गया हमारा हाइड्रोजन एंड कंपाउंड एंड इट्स कंपाउंड। हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन के बना वाटर है, वाटर के बारे में पढ़ेंगे। H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। वाटर के बारे में हार्ड वाटर पढ़ेंगे, सॉफ्ट वाटर पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे हार्ड वाटर को कैसे जो हम सॉफ्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में आप जो है कौन कौन से मेथड सॉल्व करने के, उसको सॉफ्ट करने के, वो सारे मेथड वो किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोजन इट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे, ठीक है। कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5, छठा हम पढ़ेंगे कंपाउंड ऑफ डेली लाइफ यूजेस। अपने जीवन में हम जो केमिस्ट्री से बने कंपाउंड, केमिकल से बने कंपाउंड जो इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे क्या हुआ, जो है डेली यूज में से कांच का, ग्लास का इस्तेमाल करते हैं, तो ग्लास के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से टाइप होते हैं ग्लास के, उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे, फर्टिलाइजर कौन कौन से उसके बारे में पढ़ेंगे। मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे, एनाल्जेसिक, एंटीबायोटिक, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डेली लाइफ के जो यूजेस होते हैं कंपाउंड के,
उनके बारे में, माचिस कैसे बनाते हैं, एक्सप्लोजिव कैसे बनाते हैं, ठीक है ना, ये सब भी हम पढ़ेंगे। तो जो भी डेली लाइफ में हमारा इस्तेमाल, फर्टिलाइजर हो गया, मेडिसिन हो गया, ग्लास हो गया, पेपर हो गया, पेपर कैसे बनाते हैं, ठीक है, फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज कंटेंट होता है, तो डेली लाइफ में जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं उनके बारे में कुछ विशेष गुण और उनका इस्तेमाल, ये हो गया हमारा छठा चैप्टर। और सातवां हमारा होगा मिसलीनियस, जिसमें कहीं कहीं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एक न्यूमेरिकल आता है E इक्वल टू P इक्वल टू Z, E इक्वल टू P इक्वल टू Z और A इक्वल टू P प्लस N। भैया 8th 9th में चालू हो जाता है। कुछ लोग को यही नहीं पता होगा कि सर जी क्या लिख दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर Z यानी एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एक नंबर का क्वेश्चन यहां बन जाता है धीरे से। अब कब बन जाता है वो तो एग्जाम में कभी उठा के दे देते हैं, इजी पेपर बनाना होता है तो, लेकिन कुछ लोग वो भी नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये E बराबर P, A बराबर P प्लस N। तो कुछ जो मिसलीनियस से होते हैं, जैसे हमने पता लिया कि कभी कभार आ जाते हैं क्वेश्चन उस टॉपिक से उठा करके, तो उनका हम जो है मिसलीनियस में कराएंगे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस करेंगे। ये खत्म करने के बाद 10 साल का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, और जब ये कंटेंट पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा हाँ सर जी आपने पढ़ाया वो मुझे मिला, वहां पे आ रहा है, आप खुद ही सबके आंसर देने लगेंगे। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, तब एक एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, तब एक एक चैप्टर को अच्छे से समझेंगे, तब आप खुद 10 साल के क्वेश्चन में गारंटी ले रहा हूं, आप हम डिस्कस करेंगे, आप बताएंगे सर जी ये आंसर इसका ही है, खुद ही बताएंगे। लेकिन जो एक एक वीडियो को अच्छे से देखा रहेगा, अच्छे से समझा रहेगा, कम से कम 2-2 3-3 बार उसको देखिए, समझिए, फिर देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलता है। 15 में 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री को उड़ा करके आ जाओगे, ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा करना पड़ेगा और धैर्य पेशेंस रखना पड़ेगा। आप 50 क्वेश्चन में 40 प्लस सही बना करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो समझ गए होंगे केमिस्ट्री में कैसे पढ़ना है। पीरियोडिक टेबल, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल एंड देयर कंपाउंड, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड कंपाउंड, कंपाउंड ऑफ डेली लाइफ यूजेस में पेपर बनाना, सोप बनाना, डिटर्जेंट बनाना, ग्लास बनाना, एक्सप्लोजिव बनाना, क्या कहते हैं, पेपर हो गया, सोप हो गया, ग्लास हो गया। उसके बाद जो है आपका फर्टिलाइजर बनाना, मेडिसिन बनाना, ठीक, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ठीक है, कौन कौन सी मेडिसिन, एनाल्जेसिक क्या होती है, एंटीपायरेटिक क्या होती है, ठीक है, फिनाइल क्या होता है, ठीक है, एंटीसेप्टिक क्या होता है, तो सब पढ़ेंगे। उसके ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है, क्या चीज उसमें इस्तेमाल की जाती है, तो ये सब इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। मिसलीनियस में छोटी मोटी चीजें जो थोड़े बहुत न्यूमेरिकल कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो बस इतना पढ़ना है। 35 चैप्टर 11 12 मिला करके 35 चैप्टर को मैं 7 चैप्टर में तो खत्म कर दूंगा, और इससे बाहर का कुछ आना भी नहीं, यही बता दे रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे हम, ठीक है, स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। ठीक है, देखिए पहला आ गया है पीरियोडिक टेबल का, ये है डोवर्नियर, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, ठीक है। डोवर्नियर जो है इन्होंने क्या बताया, पहले इनको सुन लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं हिंदी में डोवर्नियर का त्रियक नियम। डोवर्नियर ट्राइड बोला जाता है इसको, डोवर्नियर का त्रियक नियम बोला जाता है, त्रियक नियम इसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहा है भैया, स्क्रीनशॉट देख लो, पढ़ लो क्या कह रहे हैं, किताबों में तुम्हारी लिखा वही हम भी यहीं लिख दिए हैं, लेकिन याद किसी को नहीं हो, कहे क्या है वो पता किसी को नहीं होगा, ठीक है। तो वही चीज हमको समझना है, आसान भाषा में समझना है इस चीज को, ठीक है। पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। डोवर्नियर ग्रुप द एलिमेंट इनटू ट्रायड्स, ट्रायड मतलब 3 में है, and said that the atomic weight and properties of the middle element is the average of atomic weight of properties of their 2 other elements। क्या कहे समझ में नहीं आया, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा समझाते हैं आपको, कह क्या रहे हैं। तो इन्होंने बताया है, एग्जाम्पल दिया लिथियम सोडियम पोटेशियम का, और ये बताया है, ठीक है। अब समझिए इस चीज को, मैं बताता हूं आपको। डोवर्नियर ने क्या बताया, तो डी ट्रायड में लिख दे रहा हूं। डोवर्नियर ट्रायड ने क्या कहा है, समझिए इस चीज को। ये त्रियक नियम दिया है,
हो सकता है थोड़ी हिंदी गड़बड़ हो जाए भैया, ठीक है, घबराना नहीं, बोल रहा हूं समझो उसको। अब क्या बोले हैं इन्होंने, डबर्निया ने क्या कहा, ठीक है, अगर सबसे पहला क्वेश्चन क्या बताया, सबसे पहला बताया कि डबर्निया ट्रायड का सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, पहला क्वेश्चन जो राइज होता है कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, तो कौन बताया भैया, डबर्निया ट्रायड ने बताया, ठीक है। एक्सप्लेन अबाउट पीरियोडिक टेबल, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, तो कौन बताया, डबर्निया ट्रायड ने बताया भैया पहले, ठीक है, पहला क्वेश्चन ने बताया। फिर दूसरा बनता है कि डबर्निया ट्रायड के द्वारा बनाया गया जो पीरियोडिक टेबल था वो किस पर बेस्ड था, बेस्ड ऑन, किस पर आधारित था, किस पर बेस्ड था, तो भैया ये बेस्ड था एटॉमिक वेट पर, किस पर बेस्ड था, एटॉमिक वेट पर। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, तो डबर्निया ट्रायड ने बताया, और डबर्निया ट्रायड के द्वारा जो बनाया गया पीरियोडिक टेबल था वो किस पर आधारित था, तो भैया वो आधारित जो था वो किस पर आधारित था, एटॉमिक वेट पर आधारित था, किस पर आधारित था, एटॉमिक वेट पर आधारित था। ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट हो जाएगा, क्वेश्चन में बता रहा हूं कौन क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। तीसरा किसने बताया, डबर्निया ट्रायड ने बताया, किस पर बेस्ड था, एटॉमिक वेट पर बेस्ड था। अब बताया क्या है, डबर्निया ट्रायड ने कहा क्या, तो डबर्निया ट्रायड ने कहा कि अगर हम कोई 3 एलिमेंट लेते हैं तो कौन से लिए, उन्होंने बता दिए थे, लिए कौन से भैया वो भी देख लो। पहले में कौन सा लिया, लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया। 3 एलिमेंट का एग्जांपल मैं देखकर समझाता हूं इसको जरा। लिथियम, देखो लिथियम लिया, सोडियम लिया, पोटेशियम लिया, 3 एलिमेंट लिए, ठीक है। और यहां पे मैं लिथियम एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, और इसका मैं लिख रहा हूं यहां पे एटॉमिक मास। भैया एटॉमिक मास याद कर लो, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास याद कर डालो, 1 से 30 तक के सबको याद होने चाहिए। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 3 एलिमेंट लिए। उन्होंने कहा ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, और ये थर्ड एलिमेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 एलिमेंट लिए, 3 एलिमेंट का उन्होंने बनाया पेयर, 3 का पेयर बनाया। तो पहले वाले का एटॉमिक मास इसका 7 होता है, पोटेशियम का होता है 39, इसका 7 होता है, इसका होता है 39। तो पहले और तीसरे का एवरेज निकाला, एवरेज निकाला आपका ऑफ फर्स्ट प्लस थर्ड के एटॉमिक मास का क्या निकाला, एवरेज। तो लिखा 7 + 39 डिवाइड बाई 2, 46/2 आ गया 23। अब आपको भैया ये पता होना चाहिए कि 23 किसका होता है, सोडियम का। तो किसी 2 एलिमेंट का फर्स्ट वाले का 3, ऐसा 3 का पेयर बनाना है, पहले और तीसरे का क्या निकालेंगे, एवरेज। और अगर जो एवरेज निकाला और उससे बीच वाले का एटॉमिक मास अगर आ जाता है, इसका मतलब ये हो गया कि इन तीनों के गुण, इन तीनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या करेगी, तीनों की प्रॉपर्टी आपस में करेगी रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है, रिजेंबल वर्ड है केमिस्ट्री का, हिंदी में इसको कहेगी मैच करेगी, इनके गुण आपस में गुण मैच करेंगे, ठीक है। जैसे शादी में गुण मिलाए जाते हैं वैसे यहां भी गुण मिलाए जाएंगे कि इनके गुण मैच कर रहे हैं। तो ये उन्होंने बताया कि इन तीनों के एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में क्या कर रही है, रिजेंबल कर रही है। तो बताया क्या, एक स्टेटमेंट लिखा रहेगा वहां पे, क्वेश्चन आया भी हुआ है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसमें ये होगा कि अगर हम फर्स्ट, डबर्निया ने कहा कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के 3 पेयर ऑफ एलिमेंट लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो है एटॉमिक मास का एवरेज निकालते हैं, इससे मिडिल वाले एलिमेंट की जो है एटॉमिक मास निकल के आ जाता है। तो इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में क्या करेगी, रिजेंबल करेगी, मैच करेगी, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया। तो ऐसा इन्होंने 3, एक पेयर हो गया, ऐसे 2 पेयर और थे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या की, सॉरी, जिसकी प्रॉपर्टी आपस में क्या की, मैच कर गई।
इनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या कर गई, मैच कर गई। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का आप निकाल के देख सकते हैं, आप करके भी देखिए। क्लोरीन का 35.5, आयोडीन का 127, अगर आप करेंगे तो यहां निकल के आया ये। तो इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच कर गई, तो ये क्या हो गए, ठीक है, प्रॉपर्टी मैच करी, ये उन्होंने बताया। लेकिन और एलिमेंट्स के लिए ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि और की प्रॉपर्टी काहे नहीं मैच कर पा रही है, ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए ये जो है फेल हो गए। बात समझ में आ रही है? फिर ये क्या हो गए, फेल हो गए। तो उसमें जो बात याद रखनी है, कौन से क्वेश्चन बने, 4 या 5 क्वेश्चन बने, 4 क्वेश्चन मुश्किल से। पहला, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल किसने बताया, डवर्नियर ट्रायड ने बताया। डवर्नियर ट्रायड का बनाया गया पीरियोडिक टेबल किस पर आधारित था, तो एटॉमिक वेट पर, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था। तो जो है इन्होंने 3 पेयर ऑफ एलिमेंट के लिए एक्सप्लेन नहीं कर किए, बाकी और एलिमेंट के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए लॉ क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन कौन से बने यहां पर, पहला बना कि सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में किसने बताया, डवर्नियर ने बताया। ठीक है, किस पर आधारित था, एटॉमिक वेट पर आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट हो सकता है कि कह दे कि इसमें एलिमेंट कौन कौन से लिए गए हैं, पेयर। तो वैसे मान लीजिए लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, एक और कोई ऑप्शन दे दे, इसमें कौन सा नहीं है, तो ये एलिमेंट आपको याद होने चाहिए कि इस पेयर में कौन सा एलिमेंट नहीं है। तो लिथियम दे दिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम दे दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कैल्शियम नहीं होगा। एक क्वेश्चन यहां ये बन गया। चौथा बनेगा कि डवर्नियर ट्रायड ने कहा क्या है, बस इसके अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक, आ जाओ आगे, इनकी कहानी खत्म। अब आते हैं अगले साइंटिस्ट पर। अगले हमारे आ गए भैया न्यूलैंड साहब। न्यूलैंड, न्यूलैंड, अब पूरी कहानी लिखी नहीं है भाई साहब ने, तो न्यूलैंड ऑक्टेव, इसकी पूरी कहानी ये है, ऑक्टेव रूल। हिंदी में बोलेंगे न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड वैज्ञानिक हैं, अष्टक नियम इन्होंने दिया है, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल इसको बोलेंगे। तो थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या बोल रहे हैं। न्यूलैंड क्या बताया, गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव एंड टोल्ड दैट व्हेन द एलिमेंट आर अरेंज इन increasing order of their atomic weight, every eighth element resemble in properties with the first one, just like a musical notes। कुछ नहीं समझ में आया, ठीक है, तब उसमें इन्होंने यही बताया है। वो क्या बताया, बहुत आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा इसको, एक पेज ले लेते हैं यहां पे। अब देखिए कौन बोला मैंने, न्यूलैंड। कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है यही बता दे रहा हूं, बस 4 क्वेश्चन पिछले बताया, 4 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 एलिमेंट पढ़ लेना कौन कौन सा है, एक बार निकाल के देख लेना, बस उतना ही पढ़ना है। अब आगे देखो, न्यूलैंड ऑक्टेव रूल, हिंदी में बोलेंगे न्यूलैंड साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनका अष्टक नियम। ठीक है, अब कब पैदा हुए, कब खोज किए, सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्या कह रहे हैं उसको समझो जरा। न्यूलैंड का ऑक्टेव, न्यूलैंड का अष्टक नियम। एक चीज और इसको ध्यान देखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल को और क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ है भैया, एनडीए में ही आया हुआ है। इसे कहते हैं, हिंदी में लिखूंगा मैं, सारे गामा पा रूल, पा रूल ऐसे लिख दे, सारे गामा पुल, सा रे गा मा पा दा नी सा। लो आप लोगों को हमने जो है संगीत भी सिखा दे रहे हैं केमिस्ट्री के साथ साथ, ठीक है। तो सारे गामा पा रूल, इसको सारे गामा पा रूल भी कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है अभी थोड़ा बता देता हूं, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो ऑक्टेव रूल को सारे गामा पा रूल भी कहा जाता है, ठीक है। न्यूलैंड ये सेकंड साइंटिस्ट तो उनको बताया था, ठीक है, जो आपको दिमाग में रखना है। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल, न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो सबसे पहले किस पर आधारित था, दूसरा पॉइंट, तो ये भी भैया एटॉमिक वेट पर आधारित था। एटॉमिक वेट पर ये बेस है, बेस्ड है, बेस्ड ऑन
बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट, ये भी परमाणु भार पर, परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। तो न्यूलैंड अष्टक नियम किस पर आधारित? एटॉमिक वेट पर। क्या कहा इन्होंने, क्या कहा न्यूलैंड ने, कहा क्या? तो उन्होंने ये कहा कि पहले एलिमेंट की जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी पहले एलिमेंट के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं, वो 8th एलिमेंट से क्या करेंगे? पहले एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, पहले एलिमेंट का भौतिक और रासायनिक गुण जो है वो आपके 8th एलिमेंट से क्या करेगा? रिजेंबल करेगा, और ऐसे 8th के मल्टीपल में कंटिन्यू आपका होता चला जाएगा, 8th के मल्टीपल में कंटिन्यू होता चला जाएगा। अब उस समय जो एलिमेंट्स की जो खोज हुई थी, जितने एलिमेंट की डिस्कवरी हुई थी, 54 से 64 के बीच में हुई थी एलिमेंट की खोज, तो वहां तक इनकी प्रॉपर्टी मैच करती चली गई, 48 तक का जो मैच की 8 के मल्टीपल में। उसके बाद आगे प्रॉपर्टी मैच नहीं की, तो भाई पूछा जाएगा प्रॉपर्टी क्यों नहीं मैच की, क्या कारण अब भाई प्रॉपर्टी नहीं मैच कर रही है? तो बता नहीं पाए भाई साहब, तो इनकी भी कहानी क्या हो गई? खत्म हो गई। तो इसमें याद क्या रखना है आपको, न्यूलैंड ऑक्टेवल को और क्या कहा जाता है? सारे गामा पार। अब ये क्यों कहते हो भैया? स्टार्ट करते हैं सारे गामा पा धा नी सा, फिर सा आ रहा है, तो सा से स्टार्ट किया और सा पे खत्म, यानी इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच कर रही है। सेम यही चीज इसमें फॉलो किया जाता है, 8 के मल्टीपल में प्रॉपर्टी मैच करेगी, आगे प्रॉपर्टी मैच करना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इसलिए लॉ का हो गया, फेल हो गया। तो बस इतना याद रखना है। न्यूलैंड ऑक्टेवल किस पर आधारित? एटॉमिक वेट पर, एटॉमिक वेट पर था। इन्होंने कहा क्या? तो इन्होंने बताया कि पहले एलिमेंट के जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो 8वें एलिमेंट से मैच करेंगे, 8 के मल्टीपल में कंटिन्यू होते चले जाएंगे, लेकिन आगे प्रॉपर्टी मैच नहीं की। जितने एलिमेंट उस समय खोज हुए तो उससे कुछ तक प्रॉपर्टी मैच की, आगे नहीं की। क्यों नहीं की? इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये लॉ फेल हो गया। ठीक है, इतनी बात याद रखनी है। सारे गामा पा रूल के नाम से इसको जाना जाता है, बस। ठीक है।